चैप्टर चल रहा है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। मैंने जब इस चैप्टर की शुरुआत की थी तो आप सभी को बताया था कि वैद्युत विभव क्या है, पहले इसके बारे में डिस्कस किया गया था। बोलो यस और नो, याद है वीडियो लेक्चर? आपका पहला लेक्चर यूट्यूब पर पड़ा होगा, यहां तो अपलोड ही है। और अब हम लोग धारिता के बारे में पढ़े, इसलिए धारिता को मैं समझाना चाहूंगा। धारिता शब्द का अर्थ क्या है, धारिता शब्द का अर्थ क्या है, ये सभी आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। धारिता का अर्थ है, धारिता का अर्थ क्या होता है, ठीक है? धारिता का अर्थ क्या, धारिता का अर्थ जिसे हम लोग कैपेसिटेंस बोलते हैं ना, तो धारिता का अर्थ होता है प्यारे बच्चों, धारिता का अर्थ होता है धारण करने की क्षमता, किसी वस्तु की धारण करने की क्षमता, धारण करने की क्षमता। जैसे धारण करने की क्षमता, जैसे ये देखो बॉटल, इस बॉटल की धारण करने की क्षमता 1 लीटर पानी की है। इससे अधिक इसमें अगर पानी भरा जाएगा तो ये पानी बाहर आ जाएगा। इसके धारण करने की क्षमता कितनी है? 1 लीटर पानी, ठीक है? 1 लीटर पानी को ये धारण कर सकता है। ठीक उसी प्रकार किसी वस्तु के आवेश धारण करने की क्षमता को उस वस्तु की वैद्युत धारिता कहते हैं। बात समझ में आई? बड़ा सिंपल था, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। सीख गए क्या इस बात को? धारिता से संबंधित इस बात को क्या सीख चुके हैं आप? आपका जवाब होगा यस सर। किसी वस्तु के आवेश धारण करने की क्षमता को वैद्युत धारिता कहते हैं। वैसे तो धारिता का शाब्दिक अर्थ अगर पूछे तो यही है धारण करने की क्षमता। धारण करने की क्षमता को हम क्या कहेंगे? उसकी धारिता कहते हैं। वो चाहे पानी से रिलेटेड हो या कोई बॉक्स हो किसी चीज को भरने की, तो वो उसकी धारिता हो गई। आपके खाने की क्षमता कितनी है? 12-15 रोटी होंगी। सर इतनी नहीं है, 2-4 खाई जाती हैं। हाँ, तो वो क्या है आपकी धारा। अरे कुछ होते हैं, जब जाओ वहां पे शादी समारोह में, देखो इसे प्लेट में हडिम्बा जैसा भरे घूम रहे हैं 2-4, उनके लिए कोई 5-6 तंदूरी कुछ नहीं है, वो पूरा प्लेट भरी हुई। कहो अगर छोड़ दे आपके ऊपर रख दे तो दब जाओ उसके नीचे। इतना ज्यादा इस तरह के भी लोग हैं दुनिया में, ऐसी बात नहीं है। तो धारण करने की क्षमता, ये मजाक था। धारण करने की क्षमता को क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं। शाब्दिक अर्थ ये होता है। हमें बात करनी है वैद्युत धारिता के बारे में, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के बारे में। तो हम यही कहेंगे कि किसी वस्तु द्वारा आवेश को धारण करने की क्षमता को, वैद्युत आवेश धारण करने की क्षमता को उसकी वैद्युत धारिता कहते हैं। बस सिंपल है, उसकी वैद्युत धारिता कहते हैं। और यदि हम किसी आवेश, किसी वस्तु को Q कूलाम का आवेश दें तो उसके विभव में क्या होगी? वृद्धि होगी। तो उसको हम उस प्रकार से इसका फार्मूला भी बनाएंगे, वैद्युत धारिता का फार्मूला भी बनाएंगे, मात्रक भी बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। ठीक है, तो कॉपी और पेन उठा लेना और जहां जो चीज जरूरी हो उसे नोट करते हुए भी चलना। तो वैद्युत धारिता क्या है? किसी भी चालक को या किसी भी पदार्थ को, किसी भी वस्तु को आवेश देने पर उसके आवेश, वैद्युत आवेश धारण करने की क्षमता को उस वस्तु की वैद्युत धारिता कहलाती है। उस वस्तु की क्या कहलाती है? वैद्युत धारिता कहलाती है। तो वैद्युत धारिता, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के बारे में हमें लिखना है। ठीक है, किसी भी चालक में हम, क्योंकि किसी भी चालक में ये नहीं कि हम बहुत सारा आवेश, एक निश्चित मात्रा का ही आवेश उस पर रख सकते हैं, संचित कर सकते हैं। किसी भी चालक में, किसी भी चालक में किसी भी निश्चित मात्रा का आवेश ही संचित किया जा सकता है। किसी भी चालक में एक निश्चित मात्रा का, एक निश्चित मात्रा में अधिकतम आवेश संचित किया जा सकता है। अधिकतम आवेश संचित किया जा सकता है। बहुत अच्छा, संचित किया जा सकता है, संचित किया जा सकता है, संचित किया जा सकता है। किसी भी चालक में एक निश्चित मात्रा में अधिकतम आवेश संचित किया जा सकता है। ठीक है, संचित किया जा सकता है। आवेश, वैद्युत आवेश धारण करने की इस क्षमता को उस वस्तु की वैद्युत धारिता कहते हैं। वैद्युत, यही हो गया परिभाषा। वैद्युत आवेश धारण करने की, वैद्युत आवेश धारण
करने की मतलब रखने की, किसी वस्तु द्वारा अपने पास वैद्युत आवेश रखने की, अब वो 5 कूलाम रखता है कि 20 कूलाम रखता है कि 50 कूलाम रखता है, उसकी जो भी है, तो हम कूलाम में नहीं नापते कि इसकी धारिता जो है वो 50 कूलाम है रखने की, तो 50 कूलाम आवेश रखने की क्षमता नहीं बोलेंगे, इसका मात्रक होता है फैरेड में, ठीक है। उसकी मात्रा क्या होती है, फिर हम उसको नापते हैं फैरेड में, धारिता धारण करने की क्षमता। तो धारिता एक अलग भौतिक राशि है, उसको हम क्या बोलते हैं, वैद्युत धारिता, जिसका मात्रक होता है फैरेड। या फिर अभी फार्मूला बना रहे हैं, बता रहे हैं क्या क्या होता है, बस थोड़ी देर सब्र रखिए और उसके बाद देखते जाइए क्या क्या होने वाला है। अभी तो बस शुरुआत किया है मैंने। वैद्युत आवेश धारण करने की क्षमता को, वैद्युत आवेश धारण करने की क्षमता को उस वस्तु की वैद्युत धारिता कहते हैं, वैद्युत धारिता कहते हैं। अच्छा, कुछ बच्चों के जो कमेंट थे बहुत अच्छे थे कि सर आप जो है क्वेश्चन बैंक वाला मतलब एकदम लैंग्वेज आप अपने मन से जो लिखवाते हो वही बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो लिए थे, यूट्यूब पे देख लेना, यहाँ पे भी वीडियो अपलोड होगी वन शॉट जब हमने लिया था पूरे चैप्टर का, तो उसमें सब्जेक्टिव प्रश्न जो थे उसमें मैंने क्वेश्चन बैंक से टाइप करवा रखे थे, सर से बोल दिया था, टाइपराइटर सर सागर सर जो है उन्होंने टाइप कर दिया था। तो उसमें देखो लैंग्वेज कितनी कठिन थी, उससे ये बात भी हम लोगों को स्पष्ट हुई, हम लोगों के बीच आप हमारे और आपके बीच में ये भी डिसाइड हुआ कि हाँ सर उसकी भाषा कठिन है और जो आप बताते हैं उसकी भाषा थोड़ा सा हम लोगों के परिवेश से मिलती है, थोड़ा सरल लगता है कि हाँ किसी भी चालक में एक निश्चित मात्रा में अधिकतम आवेश संचित किया जा सकता है ना, कि संचित किया जा सकता है। वैद्युत आवेश धारण करने की क्षमता को उस वस्तु की वैद्युत धारिता कहते हैं। तो ये बड़ा आसान लगा, लेकिन वहां पे देखो एक निश्चित इकाई आवेश, मतलब बड़ा बहुत अटपटे से शब्द थे, देखा होगा मैंने बताया था। तो बाद में बच्चों के कमेंट भी थे कि सर कुछ बच्चों के ये भी डाउट था कि सर जो उसमें डिफिनीशन लिखी हुई है तो क्या गलत तो नहीं होगी। एकदम गलत कुछ नहीं होने वाला, एग्जामिनर को पता ही नहीं भाई, किताब में अलग, हर एक किताब में अलग अलग डिफिनेशन लिखी होती है ना। अगर सब में सेम है तो कोई अलग दूसरी किताब ही क्यों खरीदे, क्यों दूसरी किताब ही क्यों खरीदे। हम भी 5-6 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं और अपने अनुभव के आधार पर बहुत सारी पुस्तकों के अध्ययन के बाद ये अपने आप भाषा जो है वो सबका सुमेलित भाषा बन जाती है। एक टीचर कोई भी तो अपने आधार पर बहुत अच्छे से परिभाषा को मतलब स्टेप में और साधारण शब्दों में आसान भाषा में उसको बना सकता है, लिख सकता है। भावार्थ वही रहना चाहिए, तरीका भले अलग हो। मतलब हमने ये चीज बताई भी थी कि राम ने रोहन को मारा या रोहन को राम ने मारा, रोहन को मारा राम ने मतलब आप कैसे भी इस चीज को तरीका अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन किस वजह से, किस भाषा में आपका ज्यादा शब्द आसान लग रहे हैं, कौन सी चीज ज्यादा फ्लो में निकल रही है जिसको आप जल्दी से बोल पा रहे हो, वो आसान भाषा हो जाती है। बस यही है। तो आपका भावार्थ वही रहना चाहिए, बाकी डिफिनेशन गलत फिर नहीं होगी। और मैं वही करता हूं, मैं भी बुक्स पढ़ता हूं, सारी चीजें रीड करता हूं। मेरी आदत होती भाई लेक्चर लेने के लिए, मुझे कल लेक्चर लेना है तो उसकी मैं प्रिपरेशन जरूर करता हूं भाई, प्रिपरेशन करता हूं, उसको पढ़ता हूं, एक किताब से नहीं, 2 किताब से नहीं, 3 से किताब से, भले मुझे पूरा चीज आती है कि हाँ 5 साल से एक्सपीरियंस ले रखा है, लेकिन नहीं, फिर भी लेक्चर के एक अच्छे शिक्षक की खूबी यही होती है कि वो लेक्चर लेने से पहले वीडियो तैयारी जरूर करता है। एक बड़े एपीजे अब्दुल कलाम सर ने भी ये बात कही थी और बहुत अच्छे टीचर्स ने, बड़े अच्छे साइंटिस्ट ने भी ये बात बोली है कि किसी भी चीज को आप किसी के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं तो उसको एक बार तैयार जरूर खुद से करें, खुद का कॉन्फिडेंस लेवल जरूर मजबूत होना चाहिए। पता लगे हम ही डाउट में फंसे हुए तो फिर क्या दिक्कत है, फिर तो दिक्कत ही दिक्कत है ना। तो कहने का मतलब है कि हर एक चीज को स्पष्ट करने के लिए एक बार का है 10 बार पढ़ो, कम है, हर बार नया कुछ सीखने को मिलता है। विराट कोहली क्रिकेट खेल रहा है, एक शॉट को 50 बार प्रैक्टिस करता है, तब जाके और प्रैक्टिस अच्छी होती। मतलब क्रिकेट ये थोड़ी कि आप खेलने लगे तो बस हो गया, या किसी भी चीज में आप प्रैक्टिस हमेशा करते रहे। चलो, तो ये वैद्युत धारिता की परिभाषा हो गई। परिभाषा समझने के लिए किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। हाँ, पैनल पीडीएफ देखिए आपके जो है वो अपलोड तो हुए हैं, और जो चैप्टर का, पहले चैप्टर का ये पैनल पीडीएफ है वो भी अपलोड हो जाएगा, ठीक है, वो भी अपलोड हो जाएगा, इसके लिए परेशान नहीं होना। ओके, ठीक है।
और सभी लोग नोट्स बना रहे होंगे खुद से, सभी लोग खुद से नोट्स बना रहे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से लिख रहे होंगे। आ जाइए इसमें, चलो बात करते हैं। अब क्या हम बोले कि किसी भी चालक में एक निश्चित मात्रा में अधिकतम आवेश संचित किया जा सकता है। वैद्युत आवेश धारण करने की क्षमता को उस वस्तु की वैद्युत धारिता कहते हैं। अच्छा सर, तो मान लेते हैं, माना यदि यदि किसी वस्तु को यदि किसी वस्तु को कुछ जलने समझना, हेलो, ठीक है। देखो, अच्छा, यदि किसी वस्तु को Q कूलाम का आवेश दिया जाए, यदि किसी वस्तु को Q कूलाम आवेश देने पर, Q कूलाम आवेश देने पर उसमें, किसी वस्तु में Q कूलाम आवेश देने पर उसमें V विभव की वृद्धि होती है। V विभव की वृद्धि होती है। V विभव की वृद्धि होती है। तब कहने का मतलब है किसी वस्तु को हम Q कूलाम आवेश दे रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है, V विभव की वृद्धि हो रही है। तो जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है, नियतांक आता है Q इक्वल टू, नियतांक आएगा C और विभव V। नियतांक क्या आएगा, C और विभव V हो जाएगा। अच्छा, तो ये नियतांक जो आया है ये क्या है, ये जो आपको मिला प्यारे बच्चों, ये जो Q इक्वल टू CV, जहां C क्या है, एक नियतांक है। यहां पर आगे ये बात लिख दे रहे हैं, जहां C एक क्या है, जहां C एक नियतांक है। मतलब हम किसी वस्तु को आवेश देते जा रहे हैं, लेकिन उस पर एक निश्चित मात्रा का ही आवेश संचित किया जा सकता है। तो उसके विभव में वृद्धि हो रही, आवेश दे रहे, विभव में वृद्धि हो रही, लेकिन एक समय ऐसा आएगा फिर वो आवेश अपने पास नहीं रखेगा बल्कि बाहर जाने लगेगा। मतलब एक बोतल है, आप पानी 1 लीटर से ज्यादा डालते जाओगे तो पानी बाहर आता जाएगा। बाल्टी में आप पानी भरते जाओ, आप पानी बाहर आता जाएगा, है ना। जब उससे धारण करने की क्षमता से बाहर हो जाएगा, वही हाल यहां भी होगा। तो उस आवेश, यहां पे जो C एक नियतांक है, C एक नियतांक है, इसे क्या कहते हैं, इसे उस वस्तु की वैद्युत धारिता कहते हैं। इसे उस वस्तु की वैद्युत धारिता कहते हैं। इसे उस वस्तु की वैद्युत धारिता कहते हैं। वैद्युत धारिता कहते हैं, उसे उस वस्तु की वैद्युत धारिता कहते हैं। अर्थात यहां से हम इसको थोड़ा सा और आगे डिफाइन कर सकते हैं। क्या सर डिफाइन कर सकते हैं, C इक्वल टू, अगर हम फार्मूला निकालना चाहें, C इक्वल टू फार्मूला निकालना चाहें तो क्या आएगा, C इक्वल टू, V को इधर भेज दीजिए, Q अपान में V हो जाएगा। C इक्वल टू Q अपान में क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। C इक्वल टू Q अपान में V हो जाएगा, यही तो होगा। C इक्वल टू Q अपान में V, ये एक फार्मूला किसका बन गया, वैद्युत धारिता का बन गया। वैद्युत धारिता का फार्मूला बन गया C इक्वल टू Q अपान में भी। बड़ा आसान है, ये वैद्युत धारिता का सूत्र याद भी रखना। मात्रक बोलने तो क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, कूलाम आवेश का मात्रक, कूलाम, और विभव का मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट हो जाएगा। कूलाम प्रति वोल्ट हो जाएगा। Q अपान में भी कूलाम प्रति वोल्ट। बिल्कुल ईमानदारी से सीखिए, बड़ा अच्छे तरीके से, इधर उधर नहीं। अगर आप दिमाग इधर उधर भटका रहे तो बहुत पिटाई होगी। कूलाम प्रति वोल्ट Q अपान में भी, ठीक है। अब इसकी परिभाषा ये तो थी, इसके प्रॉपर्टी के हिसाब से परिभाषा। वैद्युत धारिता किसी पदार्थ का गुण है, वो भी है कि वो धारण करने की क्षमता, वो 2 लीटर रखेगा, 5 लीटर पानी रखता है। कोई बाल्टी, कोई दूसरा बोतल है वो 2 लीटर पानी रखती है, उसके ज्यादा अगर हम पानी डालेंगे तो पानी बाहर आ जाएगा। तो उस बोतल की धारण करने की क्षमता कितनी हुई, 2 लीटर। ठीक वैसे ही किसी चालक द्वारा आवेश धारण करने की क्षमता, वो कितने आवेश को रख सकता है। ज्यादा आवेश करेंगे तो बाहर क्षरण हो जाएगा। अधिकतम आवेश ही किसी वस्तु में संचित किया जा सकता है। तो यहां पर हम कह रहे हैं कि C इक्वल टू Q अपान में भी, ये तो फार्मूला प्राप्त हुआ। अब हम इसकी परिभाषा बनाना चाहते हैं।
इस फार्मूले के आधार पर। तो यदि फार्मूले के आधार पर परिभाषा बनाना चाहे तो यदि V बराबर 1 वोल्ट हम मान लें, क्या मान लें, V बराबर 1 वोल्ट हो, 1 वोल्ट हो, तब क्या मिलेगा बताओ, तब मिलेगा क्या, हम देखेंगे कि अगर V बराबर 1 रखेंगे तो C बराबर मिलेगा क्या, Q मिलेगा। C बराबर किसके मिलेगा, Q मिलेगा। मतलब जो आवेश हम दे रहे हैं वो किसके बराबर हो रहा है, वैद्युत धारिता के बराबर। कब हो रहा है, जब वो विभव 1 वोल्ट हो रहा है। तो परिभाषा किस प्रकार बनेगी, सोचो खुद से। हम क्या कहें अभी परिभाषा में, यहां क्या बताए कि यदि किसी वस्तु को Q कूलाम आवेश देने पर, और आवेश देंगे तो उसका विभव बढ़ेगा, उसके V विभव में वृद्धि होती है, तब Q अनुक्रमानुपाती V, मतलब विभव आवेश पर डिपेंड हो रहा है। तो यहां से Q इक्वल टू, जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटा तो एक नियतांक आया। नियतांक क्या आया, C, और इस नियतांक को कहते क्या है, तो इस वस्तु की वैद्युत धारिता कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही सर, इतनी बात तो मैं समझ गया सर। तो C इक्वल टू Q अपान में V बराबर 1 वोल्ट मान ले, तब क्या हो रहा है, C बराबर Q हो रहा है। अर्थात हम इस प्रकार से परिभाषा बना सकते हैं। अर्थात किसी वस्तु को, बहुत अच्छे से परिभाषा समझिएगा, बहुत बढ़िया परिभाषा, कि किसी वस्तु में, किसी चालक में, या किसी वस्तु में, किसी चालक में 1 वोल्ट विभव वृद्धि करने के लिए, 1 वोल्ट विभव का मान क्या मान रहे हैं, 1 वोल्ट, 1 वोल्ट विभव में किसी चालक में, किसी चालक के 1 वोल्ट विभव, सॉरी, किसी चालक में ही लिखना है, किसी चालक में 1 वोल्ट विभव वृद्धि करने के लिए, 1 वोल्ट विभव वृद्धि करने के लिए, 1 वोल्ट विभव वृद्धि करने के लिए दी गई आवेश की मात्रा, क्योंकि अब 1 माना गया, मतलब V का मान खत्म, और दी गई आवेश की मात्रा ही उस वस्तु की धारिता कहलाती। वाह वाह सर, वृद्धि करने के लिए दी गई आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा उस वस्तु की धारिता कहलाती है, उस वस्तु की धारिता कहलाती है, क्योंकि यही आवेश जो दिया गया आवेश है वही उस वस्तु की धारिता, देखो ना C बराबर Q है, उस वस्तु की धारिता कहलाती है। बोलो समझ में आया क्या, अरे जोर से बोलो, जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। क्या कहलाती है, उस वस्तु की धारिता कहलाती। ज्यादा जोर से नहीं बोलिएगा, नहीं पिताजी आपके पीछे थप्पड़ भी मारेंगे अगर बैठे होंगे आपके घर पे, तो इस बात को याद रखिए, पड़ोसी जग के आ जाएंगे आपके पास। किसी चालक में 1 वोल्ट विभव वृद्धि करने के लिए दी गई आवेश की मात्रा को उस वस्तु की धारिता कहते हैं। और अगर 1 वोल्ट विभव में हम वृद्धि कर रहे हैं तो जो आवेश की मात्रा हमने ली है वही उस वस्तु की धारिता कहलाती। बड़ा सिंपल है सर। सर अब तो ये समझ गए, इसका मात्रक क्या होगा सर, मात्रक क्या होगा, तो इसका मात्रक एक सर थे फैराडे, और फैराडे सर के सम्मान में इस प्यारी सी वैद्युत धारिता जो भौतिक राशि है, इसका मात्रक जो रखा गया वो क्या होता है, तो फैरड होता है, फैरड। ठीक है, इसको कभी कभी एफ से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, एफ से, फैरड को एफ से भी डिनोट करते, फैरड होता है। या और क्या मात्रक होता है, तो यही कूलाम प्रति वोल्ट भी होता है, कूलाम प्रति वोल्ट भी होता है, कूलाम प्रति वोल्ट भी होता है। विमा क्या होगी भाई, विमा क्या होगी, तो बीमा निकाल सकते हो, मुझे भी कोई रटना तो है, मैं बीमा नहीं रटता। मात्रक कुछ मूल भौतिक राशियों के फंडामेंटल क्वांटिटी से और कुछ थोड़ी बहुत और डिराइव्ड क्वांटिटीज है, मतलब व्युत्पन्न भौतिक राशियां जिनको मैं याद रखता हूं, जिनकी ज्यादा जरूरत पड़ती है। बाकी सब कॉमन आप हमेशा निकाल सकते हो। देखो इसकी बीमा आपको निकालनी है, बीमा देखो निकालनी है। बीमा निकालने के लिए क्या करें, ध्यान समझना। अब बीमा किस लोगों को पता नहीं होगा बीमाएं क्या हैं, तो 11th भाई, अब पूरा 11th सोचो कितना बताना। आप देखो कैसे बीमा निकाली जाती है। कूलाम आवेश, आवेश की बीमा Q बराबर IT से, I की A और T समय की T, तो AT बोलो, इसकी बीमा क्या हुई, AT बटे वोल्ट। वोल्ट मतलब V बराबर क्या होता है, ध्यान समझो, V बराबर क्या होता है, W अपान में Q। क्या कार्य की बीमा, V की बीमा हमको भी नहीं याद है, वोल्ट की विभव की बीमा ऐसे याद नहीं, रटे नहीं, लेकिन निकाल सकते। W अपान में Q होता है, W की बीमा कितनी होती है, ML
टू टी माइनस टू, यही होती है कार्य की विमा या ऊर्जा की विमा कह लो, यही होती, किसी भी ऊर्जा की विमा यही होती है। और अपान में आवेश की विमा AT, यही होगी, यस और नो। तो इसको हम टोटल क्या यहां लिख सकते हैं, ML2T माइनस टू, और इसके ब्रेकेट में अपान में AT, क्योंकि V अपान में क्यों है ना, ये पूरा आवेश मैंने लिख दिया। लेकिन ये AT पलट के ऊपर जाएगा तो A2T2 बन जाएगा। ध्यान से समझो अब विमा क्या बन रही है। अब और ये M भाई, क्योंकि सब घाती किस में लिखी जाती है, अंश में लिखी जाती है सभी को, और ये विमा में अच्छे से बताया गया था हर एक चीज की कैसे निकाली जाती, क्या है विमाओं की परिभाषा थोड़ी अब शुरू करेंगे यहाँ पर पढ़ाना। M मतलब आपको अगर नुकसान हुआ है तो उसका थोड़ा सा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, लेकिन मेहनत करके अभी वापिस आ सकते हो। अभी भी 11th की क्लासेस आप थोड़ा सा समय निकाल के देख सकते हो उनको। M -1 ऊपर जाएगा, L -2 हो जाएगा, T -2 है ऊपर जाएगा +2 बन जाएगा। लेकिन ये T भी ऊपर जाएगा तो ये T1 और ये 1 2 और ये वाला T भी -2 ऊपर जाएगा तो +2, मतलब T की पावर हो जाएगा 4। और एक ये इसको 1 है, ये पलटेगा ना तो इस 1 के भी साथ जुड़ जाएगा तो A1 और A1 जुड़ के कितने A2 हो जाएगा। एक ही घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये हो गई इसकी विमा, ये हो गई क्या, इसकी विमा भी हो गई, यहां से याद रखिएगा, ठीक है। ये चीज मैंने अलग की है। और यह कैसी राशि है, यह एक अदिश राशि है। यह कैसी राशि है, यह एक अदिश राशि है, मतलब धारिता जो है, जो धारिता है यह अदिश राशि है, याद रखिएगा, इसकी कोई दिशा नहीं होती। यह एक अदिश भौतिक राशि है, ठीक है, यह एक अदिश राशि है। तो ये हो गया धारिता का पूरा टोटल कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये धारिता का पूरा कॉन्सेप्ट हो गया। क्लियर है, किसी को कोई डाउट भाई? नहीं होना चाहिए भाई, हमें लगता है एकदम। जी हाँ, यस सर भाई, बहुत बढ़िया, एक एक चीज क्लियर हो रही है और यही आप सभी से मुझे उम्मीद भी है। अगर ये चीज क्लियर हो गई तो इसका मतलब हम आगे बढ़ें। आगे अब हमको क्या पढ़ना है, थोड़ा सा किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता बढ़नी है। सर विलगित गोलीय चालक मतलब, विलगित मतलब होता है प्यारे बच्चों आइसोलेटेड। क्या होता है, आइसोलेटेड। और आइसोलेटेड का मतलब ये है कि जहां पर जैसे आइसोलेटेड सिस्टम ऊष्मा से पढ़े थे, ना तो ऊष्मा का आदान प्रदान हो, मतलब कहीं पर ऐसा निकाय हो ना तो ऊष्मा दे सकता है ना ऊष्मा ले सकता है, उसे आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं, विलगित निकाय बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपका थर्मस जो होता है जिसमें आप चाय रखते हो, थर्मस होता है चाय गर्म रखने के लिए, पानी गर्म रखने के लिए आप लोग थर्मस यूज करते हो, तो उस थर्मस कैसा है, विलगित निकाय वाला है, वो आइसोलेटेड सिस्टम वाला थर्मस है। वो ना तो ऊष्मा बाहर से लेगा और ना ही ऊष्मा बाहर देगा, ना तो ऊष्मा बाहर से लेगा ना ऊष्मा बाहर देगा, उसमें जो चीज जैसी रखेंगे वो वैसी ही बनी रहेगी, वो वैसी ही बनी रहेगी, वो आइसोलेटेड सिस्टम होता है। अब यहां आइसोलेटेड सिस्टम सर गोलीय चालक की क्यों जरूरत, तो ये ऐसी जगह पर रखा है जहां पर ना तो आवेश दे रहा है ना आवेश ले रहा है, बस ये सिस्टम है। तो कोई विलगित गोलीय चालक की धारिता क्या होगी, मतलब कोई चालक कैसा है सर, गोलीय है, मान लेते हैं ये एक कोई गोलीय चालक है। क्लियर है सर, ये गोलीय चालक है और इस गोलीय चालक की, इस गोलीय चालक देवी सज्जनों, इस गोलीय चालक की जो त्रिज्या है वो कैपिटल R है, इसका केंद्र कितना है, O है। इसके पृष्ठ पर जैसे ही हमने इसको आवेश दिया, वो आवेश क्या हुआ, इसके पूरे पृष्ठ पर फैल गया, एक समान रूप से पृष्ठ पर फैल गया। ये देखो, क्योंकि आवेश जो होता है अगर चालक है तो उस पर समान रूप से फैल ही जाएगा, पूरे पृष्ठ पर ये आवेश फैल गया, ठीक है, पूरे पृष्ठ पर आवेश फैल गया। अब कह रहे हैं इस आवेश की, इस विलगित गोलीय चालक की धारिता कितनी है, इस विलगित गोलीय चालक की धारिता कितनी है। अब हमने ये बताया था कि गोलीय चालक के कारण उत्पन्न विभव कितना होता है। पहले तो ये बता दो कि ये जो गोलीय चालक है वो है क्या, तो यहां पर बता सकते हो, माना कैपिटल R त्रिज्या का एक गोलीय चालक है, एक गोलीय चालक है, गोलीय चालक है, विलगित गोलीय चालक है ना, एक विलगित का भावार्थ बता दिया क्या है कि ये ऐसी जगह रखा है ना तो आवेश का बाहर क्षरण हो रहा है ना ही ये आवेश ले रहा है, कोई अनुभव नहीं कर रहा, जो इसके पास है बस वही है, कोई प्रभाव दूसरी जगह उत्पन्न ये नहीं कर रहा है कि किसी को प्रभावित कर रहा हो। विलगित गोलीय चालक, आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक। तो विलगित गोलीय चालक माना कैपिटल R त्रिज्या का एक विलगित गोलीय चालक है,
एक विलगित गोलीय चालक है जिसमें जिसमें क्यू कूलाम का आवेश, क्यू कूलाम आवेश एक समान रूप से, क्यू कूलाम आवेश आवेश एक समान रूप से, एक समान रूप से उसके पृष्ठ पर वितरित है, उसके पृष्ठ पर वितरित है, उसके पृष्ठ पर वितरित है। अच्छा सर, मतलब ये जो गोलीय चालक है उस पर ये क्यू कूलाम का आवेश जो है उसके पृष्ठ पर वितरित है। हमें इसकी धारिता बतानी है। तो गोलीय चालक के कारण उत्पन्न विभव क्या बता सकते हो मुझे? आप कहोगे यस सर बिल्कुल बता सकते हैं। गोलीय चालक के कारण उत्पन्न विभव कितना होता है? तो गोलीय चालक के कारण उत्पन्न विभव तो मैंने ये चीज बताया था कि ये एकल बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विभव के बराबर होता है। मतलब कितना? V बराबर 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान में त्रिज्या कितनी है R, यही विभव उत्पन्न होता है। उसके पृष्ठ पर उत्पन्न विभव कहां पर? तो पृष्ठ पर, ठीक है, पृष्ठ पर। अब अगर हम कहें कि इसकी धारिता बताइए, तब धारिता बराबर क्या होगा? धारिता बराबर क्या होगा? धारिता C इक्वल टू क्या होता है? Q अपान में V होता है। V की वैल्यू रख दीजिए, हल हो जाएगा। एक मिनट, हेलो, ठीक है। देखो C इक्वल टू Q अपान में V, तो V की वैल्यू कितनी है भाई? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान में R। ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, आंसर प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी गोली चालक की धारिता क्या हो जाएगी? Q पर अपान में V की टोटल वैल्यू ये रही, तो V की टोटल वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान में कैपिटल R। अब देखो जरा ध्यान से, क्या ध्यान देना है सर? बहुत देर से ध्यान ही दे रहे हैं। Q ने Q को मारा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R सबसे नीचे, ये पलट के ऊपर सबसे पहुंच जाएगा। मतलब प्यारे बच्चों मिलेगा क्या? क्या मिलेगा? C इक्वल टू मिलेगा क्या? C इक्वल टू ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये C इक्वल टू ये ऊपर सब पलट जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। तो सर ये क्या है? यही तो है विलगित गोलीय चालक की धारिता। C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R। इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है? इससे निष्कर्ष ये प्यारे बच्चों निकल रहा है कि जो विलगित गोलीय चालक की धारिता है वो, और ये तो कांस्टेंट है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी? 1 अपान में 9 इंटू 10 की पावर 9, 1/9 गुणे 10 की घात 9, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 गुणे 10 की घात 9, ना कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की। वो 1 अपान में होता है, इसके बराबर होता है 9 गुणे 10 की घात 9। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? ये अपान में चला जाएगा, है ना। तो ये क्या? ये तो कांस्टेंट है। R पर क्या टोटल निर्भर करता है, अर्थात C जो है प्रोपोर्शनल टू रेडियस, गोली चालक की त्रिज्या पर निर्भर करता है। किसी भी विलगित गोली चालक की धारिता उसकी त्रिज्या पर निर्भर करती है। अर्थात पृथ्वी अगर गोल है तो पृथ्वी की धारिता, पृथ्वी के वैद्युत आवेश धारण करने की क्षमता उसकी त्रिज्या पर निर्भर करेगी। लेकिन पृथ्वी की धारिता जो है ना वैद्युत आवेश धारण करने की, वो अनंत है, वो अनंत है, बहुत आवेश रख सकती है। क्यों ऐसा? क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी है। अब हम कहेंगे जाके आइंस्टीन सर से कि आपके पास इतना तेज दिमाग क्यों है? क्योंकि सृष्टि की रचना थी, अलग पावरफुल माइंड लेकर के बैठे। वो भाई दोनों हाथों से लिख सकते थे, एक तरफ फिजिक्स पढ़ा देंगे, एक तरफ मैथ पढ़ा देंगे। ऐसा अजूबा करिश्मा उनका मस्तिष्क था, माइंड पावर थी। दोनों ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन एक साथ वर्क कर सकते थे। हम लोगों के पास ऐसी क्षमता नहीं है। तो ये कुछ क्वालिटीज हैं जो सृष्टि की निर्माण में है। उस पॉजिटिव एनर्जी का कमाल है जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया। उसके आगे साइंस कभी नहीं जा सकता, उसके आगे साइंस कभी नहीं जा सकता। साइंस तो बस उन पहलुओं को सुलझा रहा है, समझ रहा है कि कैसे ये हो रहा है, बस, और कुछ नहीं। हम लोग साइंस, लेकिन हाँ पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, इंटरेस्ट लेना चाहिए, और इंटरेस्ट लेना ही है तभी तो मजा आता है। तो C अनुक्रमानुपाती क्या है? कैपिटल R। समझ गए? क्या मेरे सभी बच्चे इन बातों को समझ पाए? तो किसी विलगित गोली चालक की धारिता जो है, ये सूत्र मिल गया, और ये आराम से ये वैल्यू भी, ये सूत्र आपको याद रखना है, कई बार काम देगा। समझ गए?
अच्छा, अब वैद्युत धारिता किन बातों पर निर्भर करती है उनके लिए भी मैंने नोट पॉइंट लिख रखा है कि वैद्युत धारिता जो है वो अदिश राशि है। विद्युत धारिता सदैव धनात्मक होती है, ऐसा नहीं कि वो -5 कूलाम रख सकता है। विद्युत धारिता कभी ऋणात्मक नहीं होती, सदैव धनात्मक होती है। ये मैं नोट पॉइंट जो लिखवाता हूं वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, याद रखिएगा हमेशा, क्यों मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये किस लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं? तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके यहीं से बनते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सरल वाले, जो जिनमें आप ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, बहुत सरल प्रश्न होता है लेकिन कंफ्यूज रहती है, इस पे करता है कि नहीं, आप मिस्टेक कर देते हो, और हैं बहुत आसान, इसलिए मैंने नोट पॉइंट्स में अलग लिख रखा है एक एक करके। विद्युत धारिता कैसी होती है? सदैव धनात्मक होती है। विद्युत धारिता क्या है? विद्युत धारिता देखते जाओ एक एक करके। विद्युत धारिता सदैव धनात्मक होती है। विद्युत धारिता अदिश राशि है। विद्युत धारिता का मान निम्न कारकों पर निर्भर करता है। अच्छा, तो ये तो पॉइंट्स बड़ा वाला हो गया भाई, इसमें सारे पॉइंट्स समझिएगा। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है चालक के आवेश पर। विद्युत धारिता का मान निम्न कारकों पर निर्भर नहीं करता। क्या? चालक के आवेश पर। ये नहीं कहना कि सर C = Q/V है तो ये जो Q है वो धारिता पर निर्भर करता है, नहीं, वो तो विभव पर निर्भर कर रहा है कि हाँ विभव बढ़ाएगा घटाएगा, C से इसको कोई मतलब नहीं। ये बहुत अजीब सी बात है। जैसे ओम का नियम क्या पढ़े हो? V = IR पढ़े हो? आप कहोगे कि R = V/I है तो क्या R V पर निर्भर करता है? गलत। क्या I पर निर्भर करता है? नहीं, ये चीज है, ये बातें याद रखिएगा। हाँ, तो दूसरा, चालक के विभव पर भी निर्भर नहीं करता। अरे भाई C = आपने Q/V पढ़ा तो क्या C Q पर निर्भर करता है या C V पर निर्भर करता है? ये दोनों ही बातें गलत है। इन पर निर्भर वो करता ही नहीं है, वो उसके आकार पर निर्भर करता है, आकृति पर निर्भर करता है कि बड़ा कितना, साइज कितना है। देखो ना, अभी देखो ना, ये वैल्यू जो आई इसमें C अनुक्रमानुपाती R है, त्रिज्या के है, कितना बड़ा होगा। Q और V दोनों निकाली, दोनों बातें हमने रखी, Q भी रखा, V भी रखा, लेकिन कुछ भी नहीं, वो सब कैंसिल आउट। R आया, त्रिज्या उसका आकार आया। तो ये सूत्र से बहुत चीजें निकलती हैं, जो फाइनल सूत्र आता है, फाइनल फार्मूला जो आता है उससे। तो यहां पर क्या होगा? यहां पर क्या होगा? चालक के विभव पर निर्भर नहीं करता है। निर्भर नहीं करने वाली बातें लिखी हुई, ठीक है, निर्भर नहीं करता, ये बात पर ध्यान दीजिएगा कि ये आप रट लो कि निर्भर करता है तो ये सारी ये रट जाओ, गलत बात। बहुत ध्यान देना, बारीकी से बातों को समझना। चालक की विद्युत स्थिर ऊर्जा पर भी निर्भर नहीं करता है। अगला, निम्न कारकों पर निर्भर करती है चालक की धारिता, तो इसके लिए अलग से लिखो। चालक के आकार तथा क्षेत्रफल, वही बात आ गई जो मैं अभी कह रहा था, चालक के आकार तथा क्षेत्रफल पर, चालक के आकार तथा क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तो ये पहला पॉइंट हो गया भाई, पहला पॉइंट, चालक के आकार तथा क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। दूसरा पॉइंट, चालक के चारों ओर के माध्यम पर, चालक के चारों ओर के माध्यम पर भी निर्भर करता है। इन्वायरमेंट कैसा है, इसीलिए वो विलगित गोली चालक था। अरे भाई यहां पर जो प्यारे बच्चों, विलगित गोली चालक इसीलिए, अगर किसी ऐसे सिस्टम में रखा होगा तो ये आवेश को ग्रहण कर सकता है या आवेश का क्षरण बाहर हो सकता है, मतलब इससे आवेश बाहर भी जा सकता है। तो इस वजह से इसे विलगित गोली चालक की धारिता ये आई। अगर विलगित ना होकर किसी सिस्टम में रखा होगा कहीं पर जहां पर इस पर आवेश कोई प्रभाव डाल सकता है तो फिर इसकी धारिता बदल जाएगी। वो धारिता क्योंकि निर्भर करती है माध्यम पर, तो यहां पर इसलिए याद रखिएगा कि चारों ओर के माध्यम पर निर्भर करती है वैद्युत धारिता। और समीप दूसरा चालक रखने पर, ये देखो, अगर कोई दूसरा चालक रख देंगे समीप में तो क्या होगा? प्रेरण की घटना हो जाएगी, और जब प्रेरण की घटना हो जाएगी तो आवेश घट भी सकता है, आवेश बढ़ भी सकता है, दोनों कंडीशन हो सकती हैं। तो चालक के समीप कभी दूसरा चालक ना आए। मैंने दिखाया था कि चालक के समीप दूसरा चालक रख देते हैं तो प्रेरण के कारण काम हो जाता है। प्रेरण मतलब, अगर हम यहां तो कंडक्शन बोलेंगे, इंडक्शन बोलेंगे, प्रेरण को क्या बोलेंगे? इंडक्शन। लेकिन जब हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं तो प्रेरणा को क्या बोलते हैं? मोटिवेशन। और आपके मोटिवेशन अगर गलत राह पे चला गया तो बगल वाला बर्बाद हो रहा है, आपको भी बर्बाद कर देगा। यह है लाइफ का मोटिवेशन, लाइफ का इंडक्शन। और इंडक्शन यहां भी वर्क करता है। अगर एक चार्ज है, आवेशित है, तो उसके बगल में दूसरा लेके आएंगे ना, उदासीन वस्तु, तो वो भी आवेशित हो जाएगी। ये प्रेरण की घटना है, इसे बोलते हैं इंडक्शन। प्रेरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रेरण को इंग्लिश में, यहां पर फिजिक्स की लैंग्वेज में इंडक्शन बोलते हैं। कौन सा इंडक्शन सर? जिसमें हम अपने चाय पकाते हैं, घर पे खाना बनता है? नहीं, ये इंडक्शन प्रेरण वाला है। ओके, क्लियर है? ओके,
तो ये इन कारकों पर निर्भर करती है धारिता। सर बहुत सारी बातें बात कर ली। गोली चालक की त्रिज्या जितनी अधिक होगी उसकी धारिता क्या होगी, उतनी ही अधिक होगी, क्योंकि सी अनुक्रमानुपाती क्या है, आर है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सारे फैक्ट हैं, बता भी दिया, वो तो बातें लिखी हुई हैं सारी। आपके पैनल पीडीएफ पे पहुंचने के लिए सर जी आप टीप लेंगे, छाप लेंगे, बहुत बढ़िया सर जी, बहुत बढ़िया भेजे हैं, टीप के एकदम मानेंगे, है ना, छापाऊ आदमी बन जाओगे। छाप लो, टीप लो, अच्छा फिर क्या बताएं। देखो दूसरा पॉइंट, सी अनुक्रमानुपाती आर, मतलब गोली चालक की धारिता माध्यम के परावैद्युतांक पर भी निर्भर करती है। अच्छा, माध्यम के परावैद्युतांक पर भी निर्भर करती है का? जी हाँ, माध्यम के परावैद्युतांक के पर भी निर्भर करती है, के पर भी निर्भर करती। ठीक है, मान लो क्या सर मान लें, आप हमेशा माने ही करते हो। अरे भाई मान लेते हैं, देखो समझाते देखो, कंडीशन में मान ले रहा हूं। एक ये जो गोला है, बहुत अच्छे समझना, ये एक गोला है, ओहो, एक ये गोला है, एक ये गोला है। बहुत छोटे छोटे सर गोले बना रहे हो। अच्छा देखो भाई, बड़ा गोला बना देते हैं। ओके, एक ये गोला है, एक ये गोला है। ओके सर, बात आपकी समझ में आ रही है, आप क्या कहना चाह रहे हैं। ये दो गोले हैं जिनकी त्रिज्याएं भी अलग अलग हो सकती है। मान लो ये त्रिज्या R1, ये त्रिज्या इसकी R2। ठीक है, ये गोला जो है वो वायु में रखा हुआ है। ये कहां रखा हुआ है? वायु में रखा हुआ है। ये के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा हुआ है। के परावैद्युतांक वाले माध्यम पर, के परावैद्युतांक वाले माध्यम पर रखा हुआ है। अब अगर ये के परावैद्युतांक वाले माध्यम पर रखा हुआ है तो क्या होगा, इसकी धारिता अलग, इसकी धारिता सर अलग होगी। क्यों? क्योंकि आपने सर कहा है कि सी अनुक्रमानुपाती आर, मतलब गोलीय चालक की धारिता माध्यम के परावैद्युतांक पर भी निर्भर करती है। तो अगर निर्भर करती है तो प्यारे बच्चों समझना, मैं आपको ये कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। पहले के लिए अगर हम धारिता कहें तो कितनी होगी, इसके लिए गोली चालक की धारिता, ओहो ये कौन सा कलर आ गया, ये भाई कलर चेंज करने का, देखो क्या होगी। तो C1 इक्वल टू 4 पाई, गोली चालक की धारिता क्या होती है? अरे भाई इसके पास आवेश है, इसके पास आवेश बोले तो चार्ज है। ठीक है, ये आवेश वस्तु है, वही Q कूलाम से ये भी आवेशित है, Q कूलाम से यही, उतना ही आवेश इस पर है, उतना ही आवेश इस पर भी है जितना कि इस पे है, उतना ही आवेश इधर भी है। लेकिन ये वायु में रखा हुआ है, ये के परावैद्युतांक वाले माध्यम पर रखा हुआ है। ठीक है, अंतर बस इतना ही है, यही चीज है। तो अगर के परावैद्युतांक वाले माध्यम पर रखा हुआ है तो ये C1 इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू का R1, त्रिज्या क्या R1, क्योंकि ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के भी होता है साथ में, लेकिन वायु के लिए के की वैल्यू 1, यहां के बराबर क्या होगा 1 होगा। और यहां पर क्या होगा, अगर C2 की वैल्यू निकालें तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के इंटू का क्या, त्रिज्या R2। अब अगर मैं धारिता के समीकरण 1 तथा 2 मान लो, क्या सर क्या सिखा रहे हो, समीकरण 1 और ये प्यारे बच्चों क्या समीकरण 2। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या सीखने को मिलेगा। समीकरण 1 तथा 2 कहती है C1 अपान में C2 क्या कहता है कि अगर हम इसको डिवाइड करें 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा ये कहां पर है, C1 जहां है ये वायु में है। C1 ये धारिता जो निकाल रहे हैं इस गोले की, वो कहां पर निकाल रहे हैं, वायु में निकाल रहे हैं, यस और नो। ठीक है, वायु में निकाल रहे हैं। और ये धारिता कहां पर निकाल रहे हैं, ये धारिता कहां पर निकाल रहे हैं, तो कहां पर, माध्यम पर निकाल रहे हैं। C2 का मतलब माध्यम पर, ठीक है, मीडियम। तो अगर हम C1 बटे C2 की जगह लिखने पर C वायु लिख दें और C माध्यम लिख दें तो इनका जो अनुपात आएगा वो क्या आएगा, ध्यान से समझो भाई। इसका क्या 4 पाई इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 बटे इसकी वैल्यू क्या आएगी, माध्यम की 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के इंटू R2। अगर त्रिज्याएं बराबर होंगी तो वो तो कट जाएंगे, लेकिन यहाँ पर 4 पाई, सॉरी के कैसे काट दिया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट, बचेगा क्या, तो आएगा R1 बटे के R2। अर्थात इसमें दोनों में ये अनुपात है, मतलब के रह जाएगा और के की वैल्यू जो माध्यम का परावैद्युतांक होगा वो अलग अलग
पदार्थों का अलग अलग होता है। जैसे जल के लिए कितना होता है, 80 होता है, सब अलग अलग वैल्यू होती है। तो इसमें कुछ प्रभाव आएगा कि नहीं आएगा, मतलब ये इसकी धारिता अधिक होगी। ठीक है, ये बातें याद रखिएगा। ठीक, तो ये होगा किसी भी गोलीय चालक जो है वो माध्यम के परावैद्युतांक पर निर्भर करता है और उसकी वैल्यू आती है। अगर अनुपात निकालें देखो तो इसका अलग आता है। क्लियर है, समझ गए। पृथ्वी की धारिता, वैद्युत धारिता कितनी होती है, अनंत होती है, क्योंकि पृथ्वी का विभव क्या माना जाता है, शून्य माना जाता है। ठीक है, पृथ्वी की वैद्युत धारिता कितनी होती है, नोट पॉइंट में ये बात लिख लीजिएगा। यहां पर ही नोट पॉइंट जो लिखे हुए हैं यहां पर लिख लीजिए, एक तीसरा पॉइंट बना के कि पृथ्वी की वैद्युत धारिता अनंत होती है। पृथ्वी की वैद्युत धारिता मतलब वैद्युत आवेश धारण करने की क्षमता अनंत होती है। वैद्युत धारिता अनंत होती है, वैद्युत धारिता अनंत होती है। वैद्युत धारिता क्या होती है, अनंत होती है। पृथ्वी की वैद्युत आवेश धारण पृथ्वी की वैद्युत आवेश धारण करने की जो क्षमता होती है वो अनंत होती है, बहुत ज्यादा होती है, इनफाइनाइट। कहेंगे सर बहुत ज्यादा होती है, हाँ भाई इतनी बिजली चमकती है, देखो उस पर पृथ्वी पर कहां कहां नहीं बिजली गिरती होगी, फिर भी वो सारा आवेश अपने अंदर समा लेती है। पृथ्वी की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, जो पृथ्वी का आंतरिक संरचना है ना, वो हम लोग नहीं जानते। इंटरनल स्ट्रक्चर पृथ्वी का कैसा है, अभी तक पृथ्वी के भीतर जाया ही नहीं जा सका है। 2004 में रूस ने प्रयोग किया था जाने का पृथ्वी के अंदर। हम केवल हमारे पास जो पैरामीटर है उनसे हम पता लगा लेते हैं कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, और पृथ्वी के अंदर तरल पदार्थ है क्या है, वो पता लगा सकते हैं। लेकिन एक्यूरेट वैल्यू वहां पर क्या क्या चीजें उपलब्ध है पृथ्वी की त्रिज्या के भीतर आंतरिक संरचना में, वो कोई नहीं जान सकता और ना कोई जान पाया है, क्योंकि वहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। पृथ्वी में अभी तक मात्र 12 किलोमीटर अंदर जाया जा सका है, वो भी रूस ने ऐसा कारनामा किया था 2004 में। उसके बाद जिस भी मेटल से खुदाई हो रही थी वो पिघलने लगा था मेटल। 12 किलोमीटर मतलब समझ सकते हो ना, 12,000 मीटर, बस इतना ही अंदर जाया जा सका था, इससे ज्यादा खुदाई नहीं की जा सकती। बहुत टेम्परेचर हाई है, बहुत टेम्परेचर हाई है, कोई भी वस्तु जो थी वो पिघलने लगी थी। इससे अधिक गहराई तक आज तक नहीं जा सका। आप गूगल सर्च करा लीजिए भाई, मैं जो पॉइंट्स बताता हूं फैक्ट वाले बताता हूं, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो ये चीजें होती। तो पृथ्वी की धारिता क्या होती है, अनंत होती। और एक दो पॉइंट क्या क्या किसी मात्रक, आपने सर फैरेड बताया, क्या किसी गोलीय चालक की धारिता 1 फैरेड हो सकती? आपका प्रश्न कई बार ये प्रश्न पूछ लेता है और याद रखना चाहिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन QUES। एक दिन बच्चे ने मजाक भी किया था, मैंने 60 में QUES इतना लिख के छोड़ दिया था, तो क्वेश्चन ने कहा था सर आपका क्वेश्चन का मीनिंग गलत है, और फिर ये भी लिखा था कि सर मैं मजाक कर रहा हूँ, मुझे पता है आपको आता है। ठीक है, QUEST इतना बस लिख के शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि क्या किसी गोलीय चालक की धारिता 1 फैरेड हो सकती है? क्या किसी चालक की, ध्यान समझिएगा, देखो आपके सामने प्रश्न बना रहे हैं भाई, बताइएगा इसका। क्या किसी गोलीय चालक की धारिता 1 फैरेड हो सकती है? 1 फैरेड हो सकती है? तो मेरा जवाब होगा हो तो सकती है, लेकिन कितना त्रिज्या वाला होगा? मान लेते हैं, अब यहां पर आइए हल करते हैं इसको। तो माना गोलीय चालक की त्रिज्या कितनी है? माना गोलीय चालक की त्रिज्या बराबर कितनी है? त्रिज्या कैपिटल आर है, कैपिटल आर है। कह रहे हैं 1 फैरेड गोलीय चालक की धारिता, 1 F मतलब 1 फैरेड। तो C की वैल्यू कितना दी गई है? 1 फैरेड दी गई, F लिखा हुआ मतलब फैरेड है मात्रक। C की वैल्यू कितनी है? 1 फैरेड। तो गोलीय चालक की धारिता कितनी? कह रहे हैं 1 फैरेड है, और वो 1 फैरेड हो सकती है। कितने गोलीय चालक, कौन सा गोलीय चालक होगा? तो माना गोलीय चालक की त्रिज्या R है, और गोलीय चालक की त्रिज्या R है, तो गोलीय चालक की धारिता कितनी होगी बताओ? त्रिज्या के पदों में अभी देखा कि गोलीय चालक की जो धारिता है, चालक की धारिता C बराबर, अगर हम इसका सूत्र बात करें तो C बराबर आया था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल इंटू में R। यही किया था हमने, यही त्रिज्या माननी है। तो हमें अगर R बराबर वैल्यू निकालनी हो तो R बराबर क्या होगा? ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसके अपान में चला जाएगा, मतलब C अपान में क्या हो जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
अब ध्यान से देखो r बराबर क्या मिलेगा, r बराबर 1/4πε0। 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है, 1/4πε0 टोटल की वैल्यू होती है वायु के लिए अगर हो तो 9 × 10 की घात 9 होती है। तो यहां पर इसी की वैल्यू हम ये लिख देंगे 9 × 10 की घात 9 गुणे सी की वैल्यू कितनी है, 1 फैरेड है, 1। सी की वैल्यू कितनी है, 1, तो 1 रख दी। मतलब त्रिज्या कितनी आई, r बराबर 9 × 10 की घात में 9 मीटर, क्योंकि सारे एमकेएस मात्रक में है ना, तो ये भी एमकेएस में होगा। इतने मीटर त्रिज्या। अब 10 की घात 9 देख लीजिए कितने किलोमीटर की त्रिज्या होगी। 5 जीरो में 1 लाख, 6 जीरो में 10 लाख, 7 जीरो में 1 करोड़, ठीक है, और 8 जीरो में 10 करोड़, और उसके बाद 9 जीरो में अरब। इतने 1 अरब 9 अरब किलोमीटर के अगर एक बड़ा गोलीय चालक होगा। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, अरे 6400 किलोमीटर है भैया, 6400 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या है। ये भी त्रिज्या ही आई है। कितना बड़ा गोला होगा जिसकी धारिता कितनी होगी, 1 फैरेड होगी। 1 फैरेड, मात्र 1 फैरेड उसकी धारिता होगी, इतने बड़े चालक की। इसका मतलब पृथ्वी की धारिता अनंत है, तो पृथ्वी की त्रिज्या सर बहुत छोटी है, लेकिन पृथ्वी की वो अपना गुण है कि वो इतना आवेश रख सकती है। इसलिए कभी इस पर तर्क नहीं करना कि सर पृथ्वी की धारिता अनंत क्यों। इसका तर्क ये है कि वो उसका गुण है, वो उसकी क्वालिटी है। हम कहें कि कोई बताया ना, अभी आइंस्टीन सर का उदाहरण लिया, आप और कोई भी उदाहरण ले सकते हो, एग्जाम्पल ले सकते हो कि सर ऐसा क्यों है, तो उसमें उस जगह का जवाब ले जाता है कि हाँ क्यों, उसका वो गुण है। आपका नाम यही क्यों रखा गया, तो उसका आपका नाम रखा गया तो उसका आपको पहले पड़ गया, वो आपकी प्रॉपर्टी बन गई। बात समझ गए। हर एक की आदमी अलग अलग प्रॉपर्टी। कोई अच्छा गाता है और आपका गला पहले से ही भगवान ने दिया है वैसा गला खराब, तो आप क्या उतनी सुरीली आवाज में गा सकते हो, नहीं। क्या कि लाख कोशिश कर लो नहीं गा सकते, क्यों, क्योंकि वो पॉजिटिव एनर्जी ने जो आपको दे दिया, फिर वो दे दिया, उसे नहीं संभाला जा सकता। वही चीज वो प्रॉपर्टी है पृथ्वी की कि उसकी धारिता अनंत होती है। वैसे अगर कैलकुलेट करने की बात करें, मतलब हम अपने पास से कोई ऐसा बनाना चाहें जिसकी धारिता 1 फैरेड हो, ऐसा कोई यंत्र बनाना चाहें, ऐसी कोई त्रिज्या का गोली चालक बनाना चाहें, तो इतने किलोमीटर का एक गोली चालक बनाना होगा, तब उसकी धारिता 1 फैरेड होगी। बात को समझना प्यारे बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना, है ना। बहुत अच्छा रहा, ठीक है। चलते हैं अब भाई, क्लास का टाइम। अब देखो इसमें एक लेक्चर में आपको थोड़ी थोड़ी बातें और काफी अच्छे से डिटेल में पढ़ा दी जाती, काफी मैक्सिमम बातें कम समय में हो जाती, ठीक है। और बहुत अच्छा आप सभी का सपोर्ट भी मिल रहा है, प्यार भी मिल रहा है। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप डिस्कस करेंगे आगे संधारित्र के बारे में कि संधारित्र क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक आप सभी लोग खुश रहें, मस्त रहें और खूब जी जान लगाकर पढ़ाई करते रहें, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि सर अभी हमने जितना पढ़ा है थोड़ा सा भी पीछे छूट गया मेरा, और ये वो, कोई दिक्कत नहीं। आपके अंदर वो खूबी है, आप सब कुछ अच्छा कर सकते हो, तो अपने अंदर खूबियां ढूंढ, खामियां निकालने के लिए लोग है ना। अरे कदम रखना है तो आगे रखो, पीछे खींचने के लिए लोग है ना। और सपने देखने हैं तो ऊंचे देखो, नीचा दिखाने के लिए लोग है ना, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। खूब अच्छे से पढ़ाई करते रहें, खुश रहें, मस्त रहें और दूसरों को भी खुश रखने का पूरा प्रयास करें। जय हिंद, वंदे मातरम।